सो भाई साइंस का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो बड़ा जैसे नाम के ऊपर से हमें मालूम पड़ रहा है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमें नेचर के बारे में मालूम करना है, नेचुरल। अब रिसोर्स किसको कहते हैं भाई? रिसोर्स का मतलब ऐसी चीज जो हमें बार बार मिलती रहे। सोर्स मतलब क्या होता है कि सपोज एक बार मिला और शायद खत्म हो गया, लेकिन रिसोर्स मतलब जिसमें से बार बार मिलता रहे, जो नेचुरल है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें नेचर में अवेलेबल है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले क्या क्या कहा हुआ है कि भाई क्या क्या है रिसोर्सेज, अर्थ के ऊपर क्या क्या रिसोर्स है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स इस दुनिया में रहते हैं वो सब बायोस्फीयर में आ जाते हैं। विद द होल कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स, plants and non-living beings which by their interaction make planet earth a live and vibrant। भाई कुछ ऐसी नॉन लिविंग चीज भी है जिस जो हमको हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है भाई, जैसे कि सनलाइट जरूरी है, एयर जरूरी है, वाटर जरूरी है। ये सब नॉन लिविंग है लेकिन ये सब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। अब जैसे कि हमने देखा कि बायोस्फीयर में दो तरह की चीजें आती है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो जितने भी लिविंग है वो सारे के सारे बायोटिक में आ जाते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग है, अब नॉन लिविंग का मतलब बेटा है ये टेबल कुर्सी स्पीकर ये सब नहीं, वो सारे नॉन लिविंग जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। विद द एयर, वाटर, सॉइल फ्रॉम द नॉन लिविंग और द अबायोटिक कंपाउंड द बायोस्फीयर। द एयर इज कॉल्ड हाइग्रोस्फीयर, द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर एंड द सॉइल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब बच्चा आपने 7th या 8th में पढ़ा हुआ है, आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर था आई थिंक 7th में, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, होमोस्फीयर, है ना। तो भाई आपको पता ही है, पानी को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, धरती को, सॉइल को लिथोस्फीयर एंड हवा को हाइग्रोस्फीयर या उसको एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। विद द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर, अर्थ के ऊपर कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज है? एयर, वाटर, सैंड, ऑल दैट। अच्छा, अब देखिए भाई यहाँ पे जो हमने पढ़ा है बेटा उसी को थोड़ा और अच्छे से समझना है। भाई जो हवा है उसको एटमॉस्फेयर, जो पानी का है, धरती के ऊपर जितना भी पानी है उसको हाइड्रोस्फीयर, जितनी भी जमीन है उसको लिथोस्फीयर, एंड जितने भी जीव जंतु एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको बायोस्फीयर। सो पूरा अर्थ जो है वो 4 स्फीयरों में बटा हुआ है। एयर, भाई एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ऑल द लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। भाई हमको पता है, हमने पढ़ रखा है चैप्टर 5th में कि भाई ऑक्सीजन आएगा, ब्रेक डाउन होगा, मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो एयर के पास वो सभी इंपॉर्टेंट गैसेस है जो हमारे बॉडी के लिए यूज होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे खास है ऑक्सीजन। This results in the production of carbon dioxide. Another process which results in the consumption of oxygen and concomitant production of the carbon dioxide is combustion. अब एक और प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। भाई वो जहरीला होता है, कॉन्कॉमिटेंट मतलब जहरीली गैस बनती है, भले वो जहरीला है, लेकिन कौन सी ऐसी प्रोसेस है? कंबशन। भाई हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मोमबत्ती के ऊपर, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक कांच का गिलास रख दो तो वो थोड़ी देर में बुझ जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इसीलिए। भाई किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। This includes not just human activities which burn fuels to get energy, but also forest fires. Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is mere fraction of a percentage because of carbon dioxide fixation. अब देखो ये क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बनी हुई है? पहला रीजन तो हम ह्यूमन बीइंग, भाई हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं, पेट्रोल जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसमें से। दूसरा, फॉरेस्ट फायर या ऐसी आग जो अपने आप लग जाती है, एटमॉस्फेयर नेचुरल है जो, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो मियर फ्रैक्शन मतलब बहुत ही कम है यार, ना के बराबर है। बट ये आज की कंडीशन, ये पहले की कंडीशन थी। भाई आज क्या हो रहा है, धीमे धीमे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और उसी को तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग, थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें आपको समझ आएगा। अब भाई एयर में कितनी ऑक्सीजन, कितनी गैस, कितने अमाउंट की, देखो वो यहाँ से दिखेगा। जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर, जितनी भी गैसेस है उसमें से नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन जो हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है वो सिर्फ 20.9% है।
और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाप रे देखो 0.03%, कुछ भी नहीं है बाप, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद हमारे वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। अदर गैसेस जो दूसरी है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब गैसेस कितना है, 0.17। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हम इतना सारा छोड़ते हैं फिर भी बैलेंस है, मतलब ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक ऑलमोस्ट बैलेंस है। क्यों? बिकॉज भाई एक रीजन है कि ग्रीन प्लांट्स उसे ले लेते हैं। आपको मालूम है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? ग्रीन प्लांट्स। मेनी मराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजोल्व इन द सी वाटर। अब भाई मराइन एनिमल्स का मतलब जो समुद्र नदी में रहते हैं वो पानी में डिजोल्व हुए हुए कार्बोनेट्स को लेते हैं जिंदा रहने के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स ले लेती है, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ये मराइन एनिमल्स ले लेते हैं। ठीक है भाई। अब ये क्या आ रहा है, द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। भाई एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा हाथ है हमारे यहाँ पे सब कुछ मेंटेन रखने के लिए। भाई देखो आज हमारे यहाँ पे एक, देखो हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली अभी गर्मी इतनी पड़ रही है, बारिश प्रॉपर नहीं होती है, वो हमारे रीजन की वजह से, बट हम एक आइडियल बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा पहले होता था कि भाई आज एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस ऐसी है जो अल्ट्रावायलेट को आने से, अल्ट्रावायलेट सन जो सन से आ रही है उसको उससे हमको बचाती है, ओजोन लेयर। कुछ गैसेस ऐसी जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन। कुछ गैसेस ऐसी है जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होने देती, बहुत कम भी नहीं। भाई अगर हमारा टेम्परेचर मान लो देखो ठंडियों में हमारा टेम्परेचर 24, 22, 29, 18, 17 इतना चले जाता है, कितने कांपते। सपोज करो कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर -10, -20 में चला जाता तो हम तो जिंदा ही नहीं रह पाते। ठीक है, फिर बारिश बारिश लाने का काम भी एटमॉस्फेयर का है। तो मतलब हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो सब एटमॉस्फेयर कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कंट्रोल कर रही है। देखो एटमॉस्फेयर कवर्स अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। भाई ब्लैंकेट की तरह ओढ़ा हुआ है अर्थ को, हमको पता है। वी नो दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। देखो वो क्या कह रहा है, आज एटमॉस्फेयर में क्या है, मोस्टली हवा। हवा क्या है, पुअर कंडक्टर है। भाई हवा के कारण कभी भी गर्माहट पास नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हवा होने के कारण हमारे यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन है। यहाँ की गर्माहट ऊपर नहीं जाती है, ऊपर की गर्माहट यहाँ नहीं आती है, और इसीलिए दिन का और रात का और ऑलमोस्ट पूरे साल का टेम्परेचर ऑलमोस्ट मेंटेन रहता है। The atmosphere prevents a sudden increase in the temperature during the daylight hours, and during the night it slows down the escape of heat into outer space। देखो होता क्या है कि दिन के समय ये हीट जो है ना वो हमारे अर्थ पे आती है, और रात के समय यही हीट जो है ऊपर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम सडन चेंज आ जाता है। भाई हवा और एटमॉस्फेयर के कारण ये थोड़ा जो चेंजेस है, दिन में गर्माहट का होना, रात में ठंडक का होना, ये चेंज धीमे धीमे होता है। The moon, which is about the same direction from the sun, distance from the sun, that is Earth, with no atmosphere, temperature ranges from -190 to 1। ओहो, देखो आज मून सन से उतना ही दूर है जितना अर्थ दूर है। अर्थ पे अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर लूं तो भाई मिनिमम टेम्परेचर शिमला या ऐसी कोई ठंडी जगह की बात करूं तो भाई 4-5 डिग्री होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 45 या 50 होता है मैक्सिमम। लेकिन मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और ऐसा देखा गया है कि मून का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -190 तक चला जाता है। अरे -190 बेटा मतलब कुल्फी बन जाएगी कुल्फी। और मैक्सिमम 110 बेटा, हमारे जब अहमदाबाद का टेम्परेचर 45-48 हो जाता है ना तो हम गर्मी में मरने लगते हैं। तो सोचो कि अगर 110 तक चला गया तो क्या हालत होगी। तो मून पे एटमॉस्फेयर ना होने के कारण ये चीज होती है, लेकिन अर्थ पे एटमॉस्फेयर होने के कारण ये चीज नहीं हो रही है। ठीक है, ये जस्ट एक फिगर है जहां से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, बचपन से ही हम ऐसी टाइप की इमेजेस देखते आ रहे हैं। विद द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स, देखो हमको मालूम है विंड की डेफिनेशन क्या होती है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। अब ये विंड चलती कैसे है, एक जगह से दूसरे जगह जाती कैसे? तो अगर आपको याद हो तो हमने स्टैंडर्ड 7th में इसके बारे में कुछ पढ़ा था कि भाई जहां गर्मी ज्यादा होती है, जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां की हवा ऊपर जाने लगती है, एटमॉस्फेयर के पास जाने लगती है। तो होगा क्या, जैसे वो एटमॉस्फेयर के पास जाती है
मतलब तो नीचे सरफेस का क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर एकदम कम हो जाएगा। देखो अब हुआ क्या, ये सन की वजह से यहाँ की एयर बहुत ही गर्म हो गई है, और गर्म होने के कारण यहाँ की हवा ऊपर जाती है। भाई एक्चुअली हवा की प्रॉपर्टी है कि वो गर्म होने पे हल्की हो जाती है, और हल्की हवा हमेशा ऊपर जाती है। अब जैसे ये हवा ऊपर जाएगी, यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो बाजू की एयर है, बाजू की एयर मतलब जहाँ पे इतनी गर्माहट नहीं है जितनी इधर थी, वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा था, हवा के कारण प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब होगा क्या, वो हवा धीमे धीमे यहाँ तक आएगी। बेटा ये हम हमारा जो साइकिल की ट्यूब होती है ना, वैसा कुछ समझ सकते हैं कि जब हवा बिल्कुल भी नहीं थी तो प्रेशर अंदर का जीरो था। हमने जैसे ही हवा भरनी चालू की, प्रेशर बढ़ता गया। अब मान लो कहीं से पंचर हो गया तो हवा निकलती जाएगी, हम हवा भरते जाएंगे, हवा निकलती जाएगी, हवा भरते जाएंगे, हवा निकलती जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी हवा भी चलती रहती है। तो हवा कहाँ से कहाँ चलती है, गर्म रीजन से, हॉट रीजन से कूल रीजन पे। याद रखना, हवा कहाँ से कहाँ चलती है, कूल रीजन से हॉट रीजन पे। और यही कारण है, और हमको मालूम है बेटा कि हमारे अर्थ पे टेम्परेचर हर जगह अनइवन होता है। भाई अलग अलग कंट्री या अलग अलग सिटी की बात तो दूर करता हूँ, मैं आज अगर आपके निकोल एरिया में आ जाऊँ तो बहुत ही कम गर्माहट होगी, लेकिन जब मैं कोई सिटी एरिया में जाऊँगा तो वहाँ गर्माहट ज़्यादा होगी। सो एक ही शहर में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग गर्मी होती है, जिसके कारण हवा जो है चलना शुरू रहती है। ओके, बस यही इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और ये जो हवा चलती है उसको हम रेडिएशन भी कहते हैं भाई। ठीक है, ऑन बीइंग हिटेड कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप। भाई कन्वेक्शन करंट्स का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक जो हवा आती रहती है ना, एक दूसरे को टच होके, उसको यहाँ पे कन्वेक्शन करंट कहा गया है। ठीक है, बहुत आसान था। एयर पॉल्यूशन, अरे भाई एयर पॉल्यूशन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमको नहीं पसंद, हमारे लिए हानिकारक है, वो हवा में अगर आ जाए तो हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। भाई जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेज है ना बेटा, ये सब हमारे लिए खतरनाक है, और इसीलिए इनको हम पॉल्यूटेंट, देखो फिगर में आपको लिखा हुआ है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जितनी भी गैसेज है ये सब हमारे लिए पॉल्यूटेंट है। अब ये आती कहाँ से, भाई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। भाई कुछ नेचुरल है तो मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी। भाई हम गाड़ी चलाते हैं, वहां से गैस निकलती है। हम जब फैक्ट्री में से कुछ चलता है तो फैक्ट्री में से निकलती है। कहीं पे अगर मान लो फॉरेस्ट फायर हो गई है, आग लग गई है, तो वहां से गैस निकल रही है। ठीक है, तो प्राइमरी नेचुरल तो कम है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग की वजह से काफी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब पोल्यूशन की वजह से होगा क्या कि बेटा ये प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है कि ये आपस में मिक्स करते हैं और अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट बनाते हैं। जैसे कि ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर H2SO4 सल्फरिक एसिड, O3 मतलब ओजोन, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। अब इसी की वजह से एसिड रेन भी होती है। भाई एसिड रेन क्या है, एसिड रेन का मतलब है कि भाई अगर मान लो मेरे हवा में पोल्यूशन ज्यादा है, तो मेरे जब बारिश पड़ेगी, उस एटमॉस्फेयर में से जब बारिश पड़ेगी, तो उस बारिश के अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड या तो नाइट्रिक एसिड बारिश में मिक्स हो जाती है, और वो बारिश जब धरती के ऊपर पड़ती है तो वो बिल्डिंग को, जमीन को या किसी को भी खराब कर सकती है, और उसी रेन को हम कहते हैं एसिडिक रेन। ठीक है, तो भाई प्राइमरी पोल्यूटेंट कहाँ कहाँ से आते हैं वो इसमें लिखा हुआ है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। ओके, और ये सब किसी ना किसी तरीके से हमको हानिकारक है।